भारत में लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं है, बल्कि सत्ता से सवाल पूछना भी है। सवाल उठाना, तंज कसना, व्यंग्य करना, ये लोकतंत्र के वो हथियार हैं जिनसे व्यवस्था को आईना दिखाया जाता है। लेकिन जब ये हथियार किसी एक मंच से चलाए जाते हैं तो सत्ता को असहज करने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के साथ। एक ऐसा नाम जो अपने मजाक से नहीं बल्कि अपने बोलने की आजादी के लिए मशहूर है। लेकिन जब उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर स्टेज से एक तीखा व्यंग्य किया तो हंसी की जगह गुस्से की लहर दौड़ गई। शो के बाद न सिर्फ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, बल्कि उनके कॉमेडी शो के वेन्यू पर हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ तक हुई। एक कॉमेडियन के मजाक ने सत्ता को इतना डरा दिया कि वो पूरी ताकत से जवाब देने लगी। यही वो पल था जब भारत में फ्री स्पीच का असली इम्तिहान शुरू हुआ। इस पूरी घटना ने सिर्फ एक कॉमेडियन के मजाक को नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल ये नहीं था कि कुणाल ने क्या कहा, सवाल ये था कि क्या कहने की आजादी अब सिर्फ सत्ता की सहूलियत पर आधारित रह गई है। उन्होंने एक पॉलिटिकल जोक में फडणवीस को गद्दार कहा, एक शब्द जो भारतीय राजनीति में बार बार इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन जब ये शब्द सत्ता के कानों में पड़ा तो उस पर राष्ट्रद्रोह जैसा भाव चढ़ गया। क्या अब नेता सवालों से इतने असहज हो चुके हैं कि कॉमेडी भी उन्हें आतंकवाद लगती है? जिस मंच को लोगों ने हंसी और सच की तलाश में देखा था, वह अचानक विवाद और धमकियों का अखाड़ा बन गया। क्लब पर तोड़-फोड़ की गई, आयोजकों को धमकाया गया और सरकार के करीबी लोगों ने खुलेआम कहा कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन ये सब यहीं नहीं रुका। कुणाल कामरा ने माफी नहीं मांगी, वो झुके नहीं। और फिर उन्होंने देश की न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें मद्रास हाई कोर्ट से राहत मिली। उन्हें अग्रिम जमानत दी गई और अदालत ने साफ कहा कि व्यंग्य और आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। ये केवल एक अदालती फैसला नहीं था, ये पूरे देश के उन लोगों के लिए संदेश था जो बोलने से डरने लगे हैं। और इसी संघर्ष के दौरान एक और बड़ी लड़ाई शुरू हुई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2023 के खिलाफ। सरकार ने एक नया नियम लाया जिसमें सरकारी एजेंसियों को ये अधिकार मिल जाता कि वे किसी भी कंटेंट को फेक न्यूज घोषित करके उसे हटवा सके। इसका मतलब ये था कि जो भी सरकार की आलोचना करेगा उसे चुप करवाया जा सकता है। लेकिन कुणाल कामरा ने इस नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और जीत हासिल की। अदालत ने इस नियम को असंवैधानिक बताया और कहा कि सरकार को सच और फेक का ठेका नहीं दिया जा सकता। ये पूरा घटनाक्रम एक कॉमेडियन की बहादुरी और हमारे संविधान की ताकत का प्रमाण बन गया। ये वो समय था जब ध्रुव राठी जैसे यूट्यूब पत्रकारों ने भी खुलकर समर्थन किया। ध्रुव राठी ने इस मुद्दे पर वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे सत्ता धीरे धीरे बोलने की आजादी को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर आज कामरा को चुप करा दिया गया तो कल कोई और बोलेगा और उसे भी चुप करा दिया जाएगा। उनके शब्दों में एक चेतावनी थी कि अगर आवाजें बंद होती रहीं तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा देश चुपचाप सिर्फ सरकार की तारीफ करता रह जाएगा और सच्चाई हमेशा पर्दे के पीछे छिपी रहेगी। ध्यान देने की बात यह है कि इस पूरे विवाद में जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज हुआ वो था जनता का मौन। लोग डरने लगे हैं, सोशल मीडिया पर बहस होती है, लेकिन सड़क पर खामोशी। अगर आज एक कॉमेडियन को धमकी दी जा सकती है, एफआईआर दर्ज हो सकती है, क्लब तोड़ा जा सकता है, तो कल एक यूट्यूबर, एक पत्रकार, एक छात्र या एक आम नागरिक को भी निशाना बनाया जा सकता है। ये विवाद केवल कुणाल कामरा का नहीं है, ये उस भारत का है जो संविधान की किताब को अब केवल औपचारिकता समझने लगा है। कुणाल कामरा ने अपने व्यंग्य से केवल हंसी नहीं दी, उन्होंने एक पूरा आंदोलन छेड़ दिया। ऐसा आंदोलन जो हमें याद दिलाता है कि हमारी आजादी की सबसे कीमती चीज है सच बोलने का अधिकार। अगर हम आज इसे खो देंगे तो कल अपने बच्चों को हंसी, मजाक और सच्चाई सिर्फ किताबों में पढ़ानी पड़ेगी। और वो भारत जहां एक कलाकार को अपनी बात कहने के लिए अदालत जाना पड़े, वो भारत किसी भी मायने में स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। जब पहला झटका आया, मंच पर व्यंग्य,
और उसके तुरंत बाद हिंसा व एफआईआर, तब ये केवल एक घटना नहीं रह गई बल्कि एक लंबी कानूनी राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत बन गई। पहला चरण हमेशा वही होता है, आरोप, गवाही और सार्वजनिक घमासान। विपक्षी तर्क यही था कि मंच से कही गई टिप्पणी ने सार्वजनिक व्यवस्था को भड़काया और मानहानि की सीमा पार की। कार्यकर्ताओं का गुस्सा और एक रात में हुई तोड़फोड़ ने मामला को शाब्दिक रूप से आग में डाल दिया। दूसरे और अधिक महत्वपूर्ण चरण में न्यायपालिका ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई, जहां एक तरफ संविधान की धारा जो अभिव्यक्ति की सुरक्षा करती है और दूसरी तरफ सार्वजनिक व्यवस्था और मान सम्मान की सुरक्षा के कानूनों के बीच संतुलन की जरूरत थी। अदालतों ने अक्सर इस तरह के मामलों में कहा है कि राज्य को सुरक्षित करना है, परंतु लोकतंत्र की आत्मा को कुचलना नहीं चाहिए। और इसी तर्क के आधार पर कई बार अग्रिम सुरक्षा या अंतरिम राहत दी जाती रही है। इसलिए यह मुकदमा भी केवल किस किस धारा में एफआईआर दर्ज हुई इसका केस नहीं रहा। ये सवाल बन गया कि क्या मजाक, व्यंग्य और आलोचना अब कानूनी जोखिम बन चुके हैं या वे अब भी संवैधानिक संरक्षण के दायरे में आते हैं। इसी बीच दूसरी परत खुली, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, सूक्ष्म दबाव और विधानसभा परिषदों में उठे सवाल। जब कोई उच्च पदाधिकारी या उनके समर्थक कहते हैं कि यह सीमा रेखा लांघ गई है, तो अक्सर उनके शब्दों में एक रणनीति होती है। मामला न केवल कानूनी बैटल बन जाए बल्कि सार्वजनिक नैरेटिव भी उनके पक्ष में घूमे। कुछ राजनैतिक वक्ताओं ने सीधे सीधे आलोचना की, कुछ ने कानून की रक्षा का राग अलापा। पर इस सब के बीच सबसे खतरनाक बात यह थी कि शक्ति के लोग जिस तरह से सार्वजनिक गुस्से और हिंसा को तात्कालिक कारण के रूप में पेश करते हैं, उससे असल मुद्दा, अभिव्यक्ति की सीमाएं, दूसरे पन्ने पर चला जाता है। ऐसे में अदालत ही आखिरी ठिकाना बनती है जो नीतिगत और संवैधानिक सीमाओं का निर्धारण कर सकती है। पर अदालतों का फैसला भी हमेशा तत्काल सामाजिक विस्फोट को तत्काल शांत नहीं कर पाता, और यही कारण है कि विवाद लंबा चलता है। तीसरा पहलू डिजिटल जमीनी मूवमेंट है। जब मुख्यधारा के मीडिया पटल पर मुद्दा धंसने लगे, तब सोशल मीडिया और स्वतंत्र कंटेंट क्रिएटर्स की भूमिका उभरी। यहाँ ध्रुव रथी जैसे व्यक्तित्व महत्वपूर्ण बने। उन्होंने न सिर्फ मुद्दे का विश्लेषण किया बल्कि इसे बड़े दर्शक समूह तक ले जाने का काम किया। उनकी व्याख्या का असर ये हुआ कि मामला सिर्फ कॉमेडियन बनाम नेता नहीं रह गया, यह बन गया आज की पीढ़ी बनाम वह प्रणाली जो सवालों को दमन कर रही है। इसने वास्तविक राजनीतिज्ञ नीतिगत बहस को जनमंच पर लौटा दिया। लोग अदालत, कानून, अभिव्यक्ति के सिद्धांत और ताकत के दुरुपयोग पर चर्चा करने लगे। समर्थन और विरोध दोनों ही स्पष्ट बढ़े। कुछ ने कामरा की हिम्मत की तारीफ की, कुछ ने कहा कि सीमाएं तो होनी चाहिए। पढ़ लो। यहाँ जो अहम बात रही वह यही कि डिजिटल पब्लिक स्पेस ने मुद्दे को जीवित रखा, जबकि पारंपरिक मीडिया पर मामला कब का ढंस चुका होता। चौथा आयाम कानूनी तकनीक और संभावित निहितार्थ का है। इस तरह के मामलों में अदालतें कई तरह से रवैया अपना सकती हैं। प्रथम, एफआईआर के आधार पर आरोपों को खारिज करना या उन्हें क्वॉश करना। द्वितीय, केवल प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज पर केस से निजात दिलाना। तृतीय, मामूली जुर्माना या नोटिस जारी करना। और चतुर्थ, यदि गंभीर मानहानि या उकसाने का प्रमाण मिलता है तो सख्त सजा तक का आदेश। अनुभव ये कहता है कि जब अपराधियों के हाथों हुई हिंसा के प्रमाण होते हैं तो पुलिस कार्रवाइयां अक्सर उनके खिलाफ ही निर्देशित नहीं होती, और यह असंतुलन न्यायिक रुख पर भी असर डालता है। यानी अदालतों को यह तय करना पड़ता है कि क्या प्राथमिक रूप से अभिव्यक्ति संरक्षित है या सार्वजनिक व्यवस्था का संरक्षण प्राथमिक है। इस नियम निर्धारण का असर सिर्फ इस एक केस पर नहीं बल्कि आने वाले अनेक मामलों पर पड़ेगा, और यही वजह है कि यह मामला कानूनी नजीर बन सकता है। उसी तरह अगर लेजिस्लेटिव बॉडीज में प्रिविलेज मोशंस उठे, जिसका इस्तेमाल अक्सर विधायकों के खिलाफ व्यक्तिगत अपमान पर किया जाता है, तो वे प्रक्रियाएं लोकतांत्रिक संस्थान के भीतर एक तरह की आंतरिक शंकु नैरेटिव बना देती है, और यह स्वतंत्रता बनाम संसदीय गरिमा की बहस को और अधिक जटिल बनाती है। पांचवां और बेहद महत्वपूर्ण पहलू है
लंबी अवधि के सामाजिक राजनीतिक प्रभाव। अगर सार्वजनिक पहचाने, कलाकार, पत्रकार, यूट्यूबर लगातार जुर्माने, नोटिसों या सामाजिक आतंक के अधीन रहती है, तो वह अपना स्वर धीरे धीरे बदलती है। आत्म सेंसरशिप को बढ़ावा मिलेगा, मजबूत आलोचना कम होगी और सत्ता का एक तरफा नैरेटिव स्थायी बन सकता है। यही वह खतरा है जिसे कई स्वतंत्र विश्लेषकों ने उठाया। आज ये मामला एक कॉमेडियन का दिखता है, पर कल ये किसी पत्रकार या विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की आवाज हो सकती है। इसलिए लंबे समय में ये केस न केवल व्यक्तियों के लिए निर्णायक होते हैं, बल्कि पूरे सार्वजनिक विचार तंत्र के काम करने के तरीके को बदल डालते हैं। छोड़ने योग्य नहीं है वह मानवीय पहलू भी। जिस रात क्लब पर हमला हुआ, उसने मंचियों, आयोजकों और दर्शकों में भय और असुरक्षा पैदा कर दी। आयोजन करने वाले लोग, खामोश गवाह और छोटे छोटे कलाकार जो मंच पर अपनी आजीविका कमाते हैं, उनकी दुनिया बदल जाएगी अगर आवाज उठाने पर खतरा बढ़ता जाए। यही वह धरातल है जहां सामाजिक सहमति और सांस्कृतिक धैर्य नापता जाता है। क्या हम एक ऐसी संस्कृति चाहते हैं जिसमें नेता आलोचना सुनकर कान बंद करे, या हम वह चाहते हैं जहां चुटकियों में कटु सच भी पूछा जा सके? अब सवाल आता है, आगे क्या हुआ या हो सकता है? तथ्यात्मक तौर पर कुछ चीजें स्पष्ट रहीं। मामला अदालतों में लंबित रहा, कई बार अंतरिम आदेशों के जरिए निजी सुरक्षा दी गई, और पीआर मैन्यूवर और मीडिया डिबेट ने मुद्दे को हर मंच पर जीवित रखा। संभावित परिणामों के परिदृश्य ये हो सकते हैं: अदालत एफआईआर को खारिज कर दे और अभिव्यक्ति की मजबूती पर फैसला दे दे, जिससे इससे जुड़े समकक्ष मामलों को बल मिलेगा, या अदालत कुछ सीमित सजा या नोटिस के साथ संतुलन दिखाए, जिससे यह नजीर बने कि व्यंग्य है मगर सीमाएं भी हैं। तीसरा परिदृश्य यह है कि केस लंबित रहे और राजनीतिक रेजनिंग से मामला धीरे धीरे शांत हो जाए, पर यह शांति एक असल जिंदा बहस को दबाकर बनाए रखी हुई नजर आएगी। हर परिदृश्य का अपना अपना अर्थ है, खासकर स्वतंत्रता संकट के हिसाब से। अंततः जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वह यह है कि इस मुकदमे ने एक सार्वजनिक संवाद प्रारंभ कर दिया, केवल कानून के शब्दों तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनाओं, मीडिया सशक्तिकरण और लोकतंत्र के मूलाधारों तक फैला हुआ संवाद। पूनम कमरा ने मंच पर जो कहा, उससे अधिक महत्वपूर्ण यह हुआ कि हमने कैसे प्रतिक्रिया दी, हिंसा, कानूनी दमन या बौद्धिक बहस। और यही वह परीक्षा है जिसका परिणाम आने वाले समय में तय करेगा कि भारत की सार्वजनिक जगह कितनी खुली रहेगी।